ध्यान देना, व्यतिकरण की घटना में बताए थे, जब दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त किए थे कि I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई बताया गया था, जहाँ फाई कालांतर था। तो देखो I मैक्सिमम के लिए कास फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे हम बताए थे, 2 पाई कामा 4 पाई कामा 6 पाई, मतलब 0 और पाई के केवल समगुणक कालांतरों पर परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है बताया गया था। या ध्यान देना या यह बराबर क्या हो सकता है, ये I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 किसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ ध्यान दो, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का ये है होल स्क्वायर। अब इसमें अंडर रूट I1 की जगह पर लिखा जा सकता है KA1, तो यह बराबर होगा K ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यदि तरंगों के आयामों को हम सवाल में दिया हो, तरंग का आयाम दिया हो, तो परिणामी तरंग की तीव्रता आयामों के योगफल के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती I मैक्सिमम होती है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए ध्यान देना, विनाशी जो व्यतिकरण था, विनाशी व्यतिकरण का मतलब I मिनिमम, विनाशी व्यतिकरण का मतलब I मिनिमम, और I मिनिमम इक्वल टू बताए थे हम I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 ये बताया गया था। इसमें तो ये देख रहे हैं कि किसका ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का पता चलेगा, यह इक्वल टू होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का ये है होल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, इसका होल स्क्वायर है। तो अंडर रूट I1 की जगह पर KA1 लिखा जाएगा, क्योंकि I1 इक्वल टू KA1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो A1 स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा, यह बराबर होगा K ब्रैकेट में A1 माइनस A2 का ये होल स्क्वायर। अब देखो, यदि दोनों तरंग की दोनों तरंगों का अलग अलग आयाम दिया हो, तो हम दोनों तरंगों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात देख सकते हैं, या अलग अलग यदि तीव्रता दिया हो तो I मैक्सिमम I मिनिमम का भी मान देखा जा सकता है। इसमें कालांतर देखो, कालांतर फाई इक्वल टू बताया गया था, इसमें कालांतर फाई इक्वल टू बताया गया था 2m ये पाई 3 पाई 5 पाई कामा डैश डैश। तो कालांतर और पथांतर में संबंध भी होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, तो देखो, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर भी होगा, पथांतर का मतलब कितना होगा। कालांतर और पथांतर में हम संबंध बताए थे कक्षा 11 में। कालांतर ये डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है, तो पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई और इंटू डेल्टा फाई तो 0, मतलब ये बराबर हो गया 0। यदि यहाँ रखोगे 2 पाई, पाई से पाई कट कर, तब कितना होगा, डेल्टा एक्स बराबर 0 कामा लेमडा हो जाएगा। अरे यहाँ पाई की जगह पर डेल्टा फाई की जगह पर 2 पाई लिखा जाए, 2 पाई से 2 पाई तो पथांतर लेमडा हो गया। और जब 4 पाई रखोगे तो 4 पाई तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 लेमडा होगा, 2 लेमडा कामा फिर 3 लेमडा, मतलब लेमडा का केवल 0 और लेमडा का पूर्ण गुणज, 0 और लेमडा के पूर्ण गुणज, 0 और लेमडा के पूर्ण गुणज पर होगा ये, 0 और लेमडा के पूर्ण गुणज पर क्या होगा, 0 और लेमडा के पूर्ण गुणज पर, 0 और लेमडा के पूर्ण गुणज पथांतर पर होगा व्यतिकरण, संपोषित, और तीव्रता जो होगी परिणामी तरंग की वो मैक्सिमम होगी। तो ध्यान देना, कालांतर 0, 2 पाई 6 4 पाई 6 पाई
अथवा पथांतर 0 λ2 λ मतलब λ का पूर्वगुणज। अब इसमें देखो पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए भी पथांतर देखेंगे, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा, तो पथांतर तो वही है डेल्टा x इक्वल टू λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाई, तो यह बराबर डेल्टा x इक्वल टू λ/2 पाई। तो डेल्टा फाई की जगह पर मान कितना होगा, डेल्टा फाई की जगह पर मान कितना, तो डेल्टा फाई की जगह पर पाई लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ये हुआ डेल्टा x इक्वल टू यहाँ पाई से पाई कट कर डेल्टा x इक्वल टू हुआ λ/2, समझे, λ/2 हुआ। आज जब यहाँ लिखा जाएगा 3 पाई तो यह हो जाएगा 3 λ/2 कामा 5 λ/2। इन पथांतरों पर व्यतिकरण विनाशी होगा, इन पथांतरों पर व्यतिकरण विनाशी, और परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी। इन बिंदुओं पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, और तीव्रता न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। तो देखो यहाँ पथांतर जब 0 λ2 λ3 λ आई मैक्सिमम संपोषी व्यतिकरण, कालांतर 0 2 पाई 4 पाई 6, तो पथांतर के अनुसार कालांतर देख रहे हैं, कालांतर के अनुसार पथांतर। तो परिणामी तरंग की तीव्रता कालांतर और पथांतर दोनों पर निर्भर करती है। अब देखो विनाशी व्यतिकरण में तो पाई के केवल विषम गुणक और λ/2 के केवल विषम गुणक, पथांतर पर आई का मान मिनिमम होगा, वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा, वहाँ होगा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण और संपोषी जो व्यतिकरण देख रहा है, कंस्ट्रक्टिव जो बताया गया था इंटरफेरेंस, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। बात कुछ समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसमें देखो विनाशी व्यतिकरण मतलब आई मिनिमम, जहाँ तीव्रता न्यूनतम वहाँ विनाशी व्यतिकरण, और जहाँ तीव्रता मैक्सिमम वहाँ संपोषी व्यतिकरण। ये घटनाएं कब होती हैं, कालांतर और पथांतर पर निर्भर करती हैं। कहीं यदि व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर आ गया 0, पथांतर का मतलब पथ में अंतर 0, या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, तो उन बिंदुओं पर आई मैक्सिमम व्यतिकरण होगा संपोषी, अथवा कालांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अब इसमें थोड़ा हम बताना चाहेंगे तुम लोगों को, इम्पॉर्टेंट चीज आगे हम शुरू करेंगे। अभी यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में नोट्स और एंटी नोट्स का बनना दिखाएंगे, संपोषी विनाशी व्यतिकरण, दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की बात करेंगे, और फ्रिंज की चौड़ाई माप कर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का भी आकलन करेंगे। तो अब इसमें ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं, समझे पथांतर। अभी हम दिखाएंगे पथांतर कालांतर को भी जब आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तुम लोग याद रखोगे कि किन किन पथांतरों पर विनाशी व्यतिकरण और किन किन पथांतरों पर संपोषी व्यतिकरण, मतलब तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से ही संभव है, जिनकी आवृत्तियों में अंतर बहुत ही क्या होगा। जैसे मान लो दो प्रकाश स्रोत यदि हम ले लेते हैं, तो दो प्रकाश स्रोत लेंगे, जैसे मान लो एक मोमबत्ती या एक बल्ब ले लिया जाए, तो क्या ये दो प्रकाश स्रोत व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करेंगे? तो तुम लोग कह दोगे कि ये व्यतिकरण की घटना उत्पन्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कला संबंध स्रोत में नहीं है। इनकी जो ये आवृत्ति जो होती है, आयाम जो होता है, आवृत्ति बदलता रहता है, तो आयाम में अंतर नियत होना चाहिए, और रेखा छिद्र जो होगा संकीर्ण होना चाहिए। जो रेखा छिद्र होंगे बहुत पास पास रखे होने चाहिए। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का मतलब एंगस्ट्रॉम में होना, बहुत सूक्ष्म दूरी होनी चाहिए प्रकाश स्रोतों के बीच। अब इसमें देखो यंग का प्रयोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम चीज शुरू कर लेंगे। यंग का प्रयोग, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग।
यंग का द्विक रेखा छिद्र, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इसकी व्याख्या तो हम कर रहे हैं अभी। यंग, वैज्ञानिक यंग ने अपने प्रयोग में 3 पर्दा लिया था। एक पर्दे में एक रेखा संकीर्ण रेखा छिद्र, उसके सामने वाले पर्दे में 2 रेखा छिद्र जो पहले रेखा छिद्र के सीध में न होकर थोड़ा ऊपर नीचे, और एक तीसरा पर्दा लिया था जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा गया, वो तीसरा पर्दा था। तो मान लेंगे कि यस एक रेखा छिद्र है यस, और एक दूसरा पर्दा है जिसमें 2 रेखा छिद्र है यस1 और यस2। ये दोनों रेखा छिद्र यस के सीध में न होकर थोड़ा ऊपर और क्या है नीचे है, ये है यस1 और ये है यस2। जब यस पर एक वर्णी प्रकाश कला संबंध स्रोत से प्रकाश आपतित होता है तो ये स्रोत जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकल कर आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही तरंगे यस1 यस2 रेखा छिद्रों पर आपतित होती हैं तो वे भी नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकल कर आगे बढ़ती हैं। और आगे एक पर्दा लगा होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप देखने वाला एक पर्दा होता है। ये व्यतिकरण प्रतिरूप इस पर देखा जाता है, और ये रेखा छिद्र और जो पर्दा है इसके बीच की दूरी कैपिटल डी मानेंगे, मीटर में दूरी होगी। और यस1 यस2 जो रेखा छिद्र है इसके बीच की दूरी को स्मॉल डी मिलीमीटर में ये दूरी होगी, या सेमी में क्वेश्चन में दे सकता है। अब देखो, जो वैज्ञानिक यंग था उन्होंने बताया था कि जब यस1 यस2 नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, तो यस1 यस2 जब नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो उनसे तरंगे निकलेंगे, और तरंगे जब निकलेंगे तो श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में बनेंगे। देखो, एक श्रृंग उत्पन्न होगा तो दूसरा क्या होगा, गर्त, फिर श्रृंग और फिर होगा गर्त। एकांतर क्रम में श्रृंग और गर्त उत्पन्न होते हैं, एक श्रृंग के बाद एक गर्त, एक श्रृंग के बाद एक गर्त। तो विच्छिन्न और जो डॉटेड लाइन है, समझे, और एक अविच्छिन्न लाइन हम बना रहे हैं इस तरह से, तो एक श्रृंग को और एक क्या है, गर्त को प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह से यस2 रेखा छिद्र भी एक श्रृंग निकलेगा तो फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, इस तरह से देखेंगे। एक श्रृंग और एक क्या होगा, गर्त, एक श्रृंग और फिर होगा एक गर्त। इसमें देखना है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक तरंग का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से मिलेगा, वहां तीव्रता न्यूनतम होगी, विनाशी व्यतिकरण होगा। एक तरंग का गर्त यदि गर्त से मिला, वहां भी विनाशी व्यतिकरण होगा, और तरंग की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। एक तरंग का यदि गर्त दूसरे के श्रृंग से मिल गया, एक का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिलेगा, तो वहां तीव्रता मैक्सिमम होगी, समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी जो व्यतिकरण होगा, अधिकतम तीव्रता वाले जो बिंदु होंगे उनको मिलाने वाली सीधी सरल रेखा नोडल लाइन्स, निष्पन्द एंटी नोडल लाइन्स, कहने का मतलब अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु जहाँ श्रृंग गर्त से मिला है, अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु, अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को कहा गया व्यतिकरण समपोषी। अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह कहलाएगी एंटी नोडल लाइन्स, प्रस्पंद रेखा। और ये रेखा व्यतिकारी पर्दे के जिस बिंदु पर पहुंचेगी वह बिंदु पर चमकीली पट्टी उत्पन्न होगी, जिसे दीप्त फ्रिंज कहा जाएगा। फिर अभी हम बता रहे थे एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिला, तो ये हो गया। यदि गर्त गर्त या श्रृंग से, विनाशी व्यतिकरण, न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को कहा जाता है निष्पन्द। उन बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाती है नोडल लाइन्स, निष्पन्द रेखा। और वह रेखा व्यतिकारी पर्दे पर पहुंचेगी तो वहां बनेगा निष्पन्द, मतलब न्यूनतम तीव्रता वाला बिंदु, मतलब डार्क पट्टी आ जाएगी पर्दे पर, और डार्क पट्टी आएगी तो उसको अदीप्त पट्टी कहेंगे। अब इसमें देखो, जैसे अभी हम कह रहे थे, अब बताओ, जैसे यहाँ देखो, ये श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, ये गर्त गर्त से मिला, फिर ये श्रृंग श्रृंग से गर्त गर्त से ऐसे मिल रहा है, तो ये बिंदु क्या हो गए, श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त, न्यूनतम तीव्रता,
न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाती हुई जब रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कहलाएगी निष्पंद रेखा, नोडल लाइंस। नोडल, ये नोडल लाइंस होगा। अभी कह रहे थे कि एक श्रृंगार्थ दिख रहे हैं, तो इनको यदि मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये प्रस्पंद रेखा होगी, एंटी नोडल ये लाइन होगी। मतलब ये न्यूनतम और ये क्या है अधिकतम। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो ये देख रहे हो, फिर नीचे जब आएंगे तो ध्यान दो, इस तरह से देख रहे हैं, फिर नोडल लाइंस हो गई। तो कहने का मतलब अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता लगातार नहीं आते, एक के अंतर पर आते हैं। मतलब एक दीप्त फ्रिंज बन गया तो फिर अदीप्त फ्रिंज, फिर दीप्त फ्रिंज, इस तरह से होता है। यही है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग समझ में आया? किताब में लिखा होगा, याद रख लेंगे। अब देखो, इसी प्रयोग के आधार पर हम एक सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं और हम बताना चाहेंगे तुम लोगों को कि कहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगा, कहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगा, कैसे क्या होगा, सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अब यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग से, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग के बाद फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का आकलन करेंगे। मतलब कितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किए हैं, वेव लेंथ, उसका हमें ज्ञात करना है, फ्रिंज की चौड़ाई नाप। ये अगली हेडिंग है, ध्यान देंगे। फ्रिंज चौड़ाई नापकर, फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का आकलन, की तरंग दैर्घ्य का आकलन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको। चलो ध्यान दो। मान लिया जाए कि एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और यह प्रकाश S1S2 रेखा छिद्र पर आपतित हो रहा है। अब देखो S1S2 पर जैसे ही प्रकाश आता है, ये तरंग नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकल कर आगे बढ़ेंगी। C पर बता सकते हो कि S1C और S2C ये दोनों आपस में बराबर होंगे, पथ की लंबाई सेम होगी। तो पथांतर शून्य होगा तो कौन सा फ्रिंज बनेगा?
बिंदु कैसा उत्पन्न होगा, व्यतिकरण कौन सा होगा। तो ये पथांतर जब शून्य होगा, आई मैक्सिमम होगा, व्यतिकरण समपोषी होगा, और जहाँ तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ बनेगा दीप्त फ्रिंज। तीव्रता अधिकतम मतलब दीप्त फ्रिंज, और जो बिंदु होगा वो तो एंटी नोड्स होगा, प्रस्पंद होगा, एंटी नोडल लाइन्स होगी। अधिकतम तीव्रता मतलब प्रस्पंद, एंटी नोड्स, व्यतिकरण समपोषी, फ्रिंज दीप्त। अब इसमें ध्यान देना है, ये जो देख रहे हैं कि थीटा, तो इसमें S1 जो ये देख रहे हैं, अब S1 ये लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया है तो पथांतर इसमें देखना है कि पथांतर कितना होगा। तो S1P और AP तो बराबर होंगे, तो यही नहीं S2A पथांतर होगा। अब पथांतर कितना होगा कि दीप्त फ्रिंज बनेगी, चाहे अब दीप्त फ्रिंज बनेगी। P बिंदु पर हमें कुछ नहीं जान रहा है कौन सी फ्रिंज बन रही है, लेकिन पथांतर ही बताएगा कि वहाँ कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त बनेगी कि अदीप्त बनेगी। XM का मान कितना रखा जाए कि P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बन जाए, चाहे अदीप्त फ्रिंज बन जाए। फ्रिंज चौड़ाई नाप कर ही हम प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का आकलन करेंगे। चित्र से थोड़ा ध्यान देंगे। चित्र जो है त्रिभुज है चित्र में, तो एक त्रिभुज लेंगे S1 S2A। पहले तो देखो पथांतर क्या होगा, व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर, व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर, व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, तो ये पथांतर S2P में से S1P को घटा देंगे। S1P ज़्यादा है, पथ लंबा है तरंग का, और S1 स्रोत से जो P पर तरंग जा रही है उसके पथ की लंबाई कम है, तो S2P में से S1P को क्या करेंगे, घटाएंगे, वही आ जाएगा पथांतर। तो पथांतर इक्वल टू होगा S2P माइनस S1P होगा पथांतर। यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनाना चाह रहे हो तो ये पथांतर हो जाएगा शून्य, या क्या होगा लैम्डा, या 2 लैम्डा मतलब m लैम्डा। यही पथांतर क्या होगा, m लैम्डा होगा, जहां m का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। यदि विनाशी व्यतिकरण वहां प्राप्त करना चाहो तो विनाशी व्यतिकरण के लिए लैम्डा बाई 2 का केवल विषम गुणक, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अब पथांतर तो हो गया S2P, तो ये बराबर कितना होगा, तो यही S2A के बराबर होगा, यह बराबर होगा पथांतर S2A। S2A बराबर यह हुआ इतना, पथांतर S2A बराबर S2P माइनस S1P। पथांतर का मान हम देखना चाहेंगे, S2A का मान हम देखना चाहेंगे। देखो समकोण त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज यह BPC में एक कोण तो 90 डिग्री देख रहा है और लंब डाला गया है, कोण A जो देख रहा है और कोण B आपस में, कोण C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब S1 S2A में यह एंगल 90 डिग्री, तो C वाला एंगल ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये BPC में C वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो उसको क्या लिखेंगे, मेक एंगल S2A S1 इक्वल्स टू एंगल BCP और प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब इसमें दोनों त्रिभुजों में थीटा कोण माना गया है, तो थीटा कोण तो सेम है, मतलब एंगल S2 S1A इक्वल टू एंगल PBC इक्वल्स टू थीटा, ये माना गया है। माना कि किसी त्रिभुज में जब दो एंगल आपस में सेम हो जाते हैं तो त्रिभुज होता है समरूप, सर्वांग सम नहीं। अतः त्रिभुज
अतः त्रिभुज S1 S2 A समरूप त्रिभुज BPC, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा प्रमेय से। संगत भुजाएं कौन कौन सी है तो देखेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा S1 S2 संगत कौन सी, तो BP। तो इसमें देखो 90 डिग्री के सामने S1 S2 अपान BP भुजा, यह बराबर थीटा एंगल के सामने भुजा है S2 A अपान थीटा एंगल उसमें क्या है CP। चूंकि देखो थीटा के अति सूक्ष्म होने पर, ध्यान देना, थीटा के अति सूक्ष्म होने पर, थीटा के अति सूक्ष्म होने पर C जो देख रहे हैं ये BP भुजा, उसको किसके बराबर मानेंगे तो BC मान सकते हैं, और ये बराबर होगा D। अब इसमें जहाँ देख रहे हैं BP भुजा, वहाँ तो हम BC लिख सकते हैं, और S1 S2, तो S1 S2 का मान तो मालूम है, रख लेंगे। अब BP की जगह पर BC भुजा लिखेंगे, और ये बराबर S2A जो हमें मालूम करना है, और CP का मान तो हम जान रहे हैं। देखो S1 S2 द्विक रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है, और ये है स्मॉल d अपान BC, तो अपान BC है कैपिटल D पर्दों के बीच की दूरी, स्मॉल d है द्विक रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, और S2 ये है पथांतर, यही हमें मालूम करना है, अपान CP। तो अपान CP जो देख रहे हैं वह फ्रिंज की दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से एक्सियम। तो S2A जो पथांतर होगा वो कितना होगा, S2A पथांतर बराबर हुआ एक्सियम इंटू स्मॉल d अपान कैपिटल D, समीकरण नंबर हुआ 1। देख लिए, S2A इक्वल टू हुआ एक्सियम, मतलब केंद्रीय बिंदु से उस बिंदु P की दूरी जहां हम फ्रिंजों की स्थितियां देखना चाह रहे हैं, और D तो जो स्लीट है, रेखा छिद्र है, उनके बीच की दूरी, कैपिटल D दोनों पर्दों के बीच की दूरी। अब यही पथांतर क्या होगा तो फ्रिंज बनेगी दीप्त, यही पथांतर क्या होगा कि फ्रिंज दीप्त। अदीप्त का नाम अभी हम बताए हैं। तो अब देखो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, उसके बाद देखेंगे फिर दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, और उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई नापेंगे, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग है। तो अब स्थितियां देखेंगे, एक्सियम बराबर क्या हो जाएगा, एक्सियम बराबर जान रहे हैं इस सूत्र से, या एक्सियम बराबर, ये तो पथांतर हुआ, एक्सियम का मान इस सूत्र से S2AD आप सीधे निकाल लेंगे, अपान स्मॉल d कर लेंगे, या स्थिति में भी आ जाएगा वो, ध्यान दो। इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना। अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अदीप्त के लिए पथांतर जानते हैं, बताया गया अभी। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, अदीप्त फ्रिंज के लिए ध्यान देना, अदीप्त फ्रिंज का मतलब न्यूनतम तीव्रता, अदीप्त फ्रिंज का मतलब हो गया न्यूनतम तीव्रता। तो I मिनिमम के लिए तुम लोगों को पथांतर बताया गया, के लिए पथांतर S2A, के लिए पथांतर S2A बराबर क्या भी बताया है, तो λ/2 का केवल विषम गुणक, और λ/2 का विषम गुणक मतलब, विषम गुणक का मतलब ध्यान देंगे, λ/2 का विषम गुणक m के पदों में क्या लिखेंगे, m का मान तो हम 1 2 3 लिखेंगे, तो 2m -1 इंटू λ/2 लिख लें। जैसे m की जगह पर 1 लिखोगे तो λ/2, और 2 लिखोगे तो 2 दूना 4 में से 1 तो 3 λ/2,
यदि 3 दूना 6 में से 1 तो 5, 5 लैम्डा बाई 2 इस तरह से। तो पथांतर इतना होना चाहिए, आई मिनिमम के लिए पथांतर इतना होना चाहिए। तो होना चाहिए, अब स्थितियां हमें पूछ रहा है, तो बताओ ये पथांतर जो देख रहे हो S2A बराबर तो उतना होना चाहिए। तो अब एक्सियम बराबर, यही नहीं एक्सियम स्थिति है बिंदु P की जहाँ फ्रिंज दीप्त बनेगी चाहे अदीप्त बनेगी। तो एक्सियम बराबर यहाँ देखो S2A I इंटू कैपिटल D अपान स्मॉल d हो जाएगा, या एक्सियम बराबर S2A का मान वहाँ से लिख लेते हैं। S2A का मान लिखेंगे तो 2m माइनस 1 इंटू लेमडा कैपिटल D अपान 2 स्मॉल d हो जाएगा। देख रहे हैं, यह हुआ अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए व्यंजक। अब अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां हो गया, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान रखेंगे तो हो जाएगा वो भी। दीप्त फ्रिंज के लिए भी देख लो इसी प्रकार। इसी प्रकार दीप्त फ्रिंजों के, इसी प्रकार दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। तो आई मैक्सिमम के लिए क्या तुम लोगों को बताया गया पथांतर? आई मैक्सिमम के लिए पथांतर S2A इक्वल टू, पथांतर S2A इक्वल्स टू m लेमडा होना चाहिए, m लेमडा होना चाहिए। अतः एक्सियम बराबर S2A स्मॉल d अपान कैपिटल D। तो एक्सियम इक्वल्स टू S2A, तो S2A का मान तो देख रहे हैं कि m लेमडा है, m लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d। देख लिए। अब फ्रिंज की चौड़ाई ध्यान दो, फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई, इसमें कई हेडिंग है। फ्रिंज की चौड़ाई, दो क्रमागत, जैसे देखो जैसे केंद्रीय बिंदु पर यदि बना है दीप्त, उसके बाद अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, फिर अदीप्त बनेगा, जैसा कि अंक के प्रयोग में बता रहे थे। ये क्रम से दीप्त अदीप्त पट्टियां आती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। काली पट्टी मतलब अदीप्त, चमकीली पट्टी मतलब दीप्त। ये क्रम से एकांतर क्रम में आती हैं। तो दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त पट्टियों के बीच की जो दूरी होगी वही कहलाएगी फ्रिंज की चौड़ाई W। तो फ्रिंज की चौड़ाई नाप कर हम प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या करेंगे, आप करेंगे। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, चाहे दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो दीप्त का ले लो, यमवी दीप्त फ्रिंज, यमवी दीप्त फ्रिंज, यमवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, से दूरी एक्स m बराबर बता सकते हो। ये लिखा गया है m लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d। एक पट्टी और आगे बढ़ोगे, m प्लस 1वीं करोगे तो m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी एक्स m प्लस 1, ये बराबर होगा m प्लस 1 इंटू लेमडा d अपान, लेमडा d अपान स्मॉल d। अब दूरी जान रहे हैं कि यमवी जो एक फ्रिंज आगे चले हैं तो ये क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को ही फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई W, ये दूरी ज़्यादा है एक्स m प्लस 1
में से एक्स एम को घटा देंगे तो डब्लू बराबर देखो, दोनों तो देख रहे हो दोनों में कॉमन है लेमडा डी अपान स्मॉल डी कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन ले लेंगे लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी को, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा एम प्लस वन और इसमें माइनस एम, तो एम से एम तो कट जाएगा, डब्लू इक्वल टू होगा लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। यही फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र है। देखो ध्यान से, यदि डब्लू हम फ्रिंज की चौड़ाई नाप लें तो डी तो पर्दों के बीच की दूरी मालूम ही रहेगा, स्मॉल डी रेखा छिद्रों के बीच की दूरी भी ले लेंगे, तो क्या प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा का पता नहीं चल जाएगा। पर्दे पर जो रेखा छिद्र बना स्मॉल डी, पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी, और जो दीप्त पट्टियां बन रही हैं उनकी जो चौड़ाई है नाप लें तो हम प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा का आकलन कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दीप्त फ्रिंज को हम लेकर बताए हैं फ्रिंज चौड़ाई, तुम लोग अदीप्त फ्रिंज का जो देख रहे हो ना यह, तो बिल्कुल इसी तरह से एक बार एक्स या एम देखोगे और एक बार एक्स एम प्लस वन, तो प्लस एम तो ये माइनस वन कट जाएगा सीधे, फिर फार्मूला वही आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ एक्स एम तो है यह, और जब वन करोगे तो इसमें भी तो प्लस वन करना होगा, प्लस वन करेंगे आ जाएगा, जहाँ एम है एम प्लस वन कर लेंगे। अब इसके बाद तुम लोगों को बताया जाएगा बाद में, ये लेसन चल रहा है लगभग समापन के।